अभी हम लोग डेट्स देखेंगे। तो जो पुराना वाला वीडियो पड़ा हुआ था उसमें काफी डिटेल में है। यहाँ पे बस मैं क्या करूंगा, डेट्स बताऊंगा ताकि इसको डेली डेली अपन सुन सके। तो जल्दी से जल्दी मैं क्विकली सारे डेट्स बोलूंगा और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट। तो पहले वाला वीडियो पहले देख करके आओ, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखना डेट्स वाला, ठीक है ना? क्योंकि इसमें सब चीजें फास्ट चलेंगी, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1717 में। 1770 में साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने रोल ऑफ एयर बताया था। फिर 1774 में क्या हुआ था, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई थी। 1831 की बात करें तो 1831 में साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। 1838 की बात करें तो 1838 में साइंटिस्ट का नाम था स्लीडन, जो कि बॉटनिस्ट थे और इन्होंने काम किया था प्लांट के ऊपर। 1839 में साइंटिस्ट का नाम था स्वान, जो कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर काम किया था। 1855, वी कैसा दिख रहा है, 5 जैसा दिख रहा है, तो इन्होंने 1855 में मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को और बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो नई सेल अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्चर, लुइस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या किया था, डिसअप्रूव किया था। इन्होंने ये बताया था कि जो लाइफ आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। लाइफ कभी भी अपने आप नहीं क्रिएट हो सकती है। तो जो मान के चलते थे लाइफ अपने आप क्रिएट हो जाती है, उसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मुताबिक लाइफ जो होती है नॉन लिविंग डिकेइंग या फिर रॉटन मैटर से हमारी होकर के आती है, ठीक है ना? उसके बाद हमारा आया था केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या, ओपेरन। ओपेरन कहाँ के थे, रशिया के थे। और हेल्डेन, हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो हेल्डेन हमारे थे इंग्लैंड के और ओपेरन जो थे वो रशिया के थे। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के आई है, यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के हमारी लाइफ बनी है। उसके बाद मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। इन्होंने 7 साल अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, गार्डन पी प्लांट के ऊपर किया था मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1856 टू 1863। उसके बाद 1865 में इन्होंने अपना काम पब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद 1855 में इन्होंने जब अपना काम पब्लिश किया उसके एक साल बाद ही 1866 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी करी थी, यानी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 25 21। इन्होंने ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 बताया था, किसने, लैंगडन डाउन ने, ठीक है ना? उसके बाद 1869 में साइंटिस्ट का नाम था फेडरिक मिशर। फेडरिक मिशर ने सबसे पहली बार डीएनए का आइडेंटिफिकेशन किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लियन। देन 1891 में 91, वन इज फॉर किंग, किंग, ठीक है ना? तो 1891 जो थे, 1891 में सेक्स डिस्कवरी को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्कवरी कर ली थी किसकी, एक्स बॉडीज की। ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैंकिंग था, ठीक है ना? सेम ईयर 1891 में ही हमने डिस्कवर किया था फॉसिल, कहां से, जावा से। जावा इंडोनेशिया में एक जगह है, तो वहां से हमने होमो इरेक्टस का फॉसिल प्राप्त किया था, कहां से, जावा से प्राप्त किया था। 1892 में, 92 में क्या हुआ था, इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी कर दी थी। तो 91 में हमने ह्यूमन की फॉसिल यानी होमो इरेक्टस का फॉसिल ढूंढा और 92 में हमारा क्या हो गया, वायरस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है ना? व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है ना? अब अगर 1898 की बात करें तो 8 कैसा दिख रहा है, बी जैसा दिख रहा है। तो बेजर्निक ने क्या किया था इस टाइम पे, बोला था वायरस को वायरस ना बोल करके बोला था इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड यानी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। सेम ईयर 98 में ही, 1898 में ही गोल्जी बॉडीज की हमारी डिस्कवरी हो गई थी। तो बी भी कैसा दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है। तो 1898 में ही हमें किसकी डिस्कवरी हो गई थी, क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी हो गई थी। अब 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्नर्स और वॉन टेशमार्क। ये 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्नर्स और वॉन टेशमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। फिर 1902 में हमें क्रोमोसोमल मूवमेंट पैरेलल देखने को मिला था, किसके साथ, मियोसिस के साथ। तो मियोसिस के साथ हमें क्रोमोसोमल मूवमेंट पैरेलल देखने को मिला था। फिर 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था, जो कि ब्लैकमैन ने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस में जितने पैरामीटर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उसमें से जो सबसे कम होगा वही डिफाइन कर रहा होगा किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अब उसके बाद 1928, 28 में ग्रिफिथ ने, हमारा 1928 मूवी का नाम है, तो 1928 जो था इसमें ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो रफ कॉलोनीज है वो स्मूथ कॉलोनी में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना? और उस टाइम पे जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना? 1935 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, स्टैनली। स्टैनली ने क्या किया था, वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया था। तो वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, स्टेनली नाम था, ठीक है ना? उसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रामदेव मिश्रा, इनको पीएचडी मिली थी कहां से, यूके से। तो यूके की एक यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी की डिग्री मिली थी, ठीक है।
फिर 1938 में क्या हुआ था, 37 में इनको डिग्री मिली, 38 में क्या हुआ, क्लियोकेंथ एक फिश होती है क्लियोकेंथ, वो साउथ अफ्रीका में दोबारा देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो क्लियोकेंथ 38 में 1938 में साउथ अफ्रीका में दोबारा देखने को मिली, जिसे हम लोग मान के चल रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। 1945 में तीन साइंटिस्ट फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। फ्लेमिंग ने क्या किया था, फ्लेमिंग ने हमारा पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी और इसका पोटेंशियल अनलॉक किया था चेन और फ्लोरे ने वर्ल्ड वॉर टू में जवानों को ठीक करके, ठीक है ना। उसके बाद 1950 में क्या हुआ था, 1950 में वॉटसन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। एक्सरे के द्वारा ये क्या करते थे, बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर रहे थे, तो इस प्रोसेस में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। 1951 में इंडिया में पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, तो 51 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। 1952 में हार से चेज एक्सपेरिमेंट जो था, हार से चेज एक्सपेरिमेंट हुआ था। हार से चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया था कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया होगा, बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया था, तो फास्फोरस से डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया और सल्फर से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। फिर ये देखा गया कि ये जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसे उसका चेंज हो रहा है, प्रोटीन के द्वारा चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन होता तो बाहर बाहर कोट रह जाता, और क्या कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल अगर अंदर जाकर के इन्फेक्ट कर रहा है तो वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, ठीक है ना। और ऐसा देखने को मिला रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ, इसीलिए हम ये मान करके चले कि जो फास्फोरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस के द्वारा जा रहा है विच इज डीएनए, वो हमारा इफेक्ट करता है। तो ये कब हुआ था, 1952 में हुआ था। 1953 में तीन चीजें हुई थी। 1953 में मिलर का एक्सपेरिमेंट आया था, जो ओपेरन और हेल्डन का मॉडल बात कही थी केमिकल इवोल्यूशन वाली, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था मिलर ने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये चार चीजें बना करके दिखा दी थी लैब के अंदर ही। फिर 1953 में वाटसन एंड क्रिक, उसी साल वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और सेमी कंजर्वेटिव नेचर बता दिया था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। 1953 में ही एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पेलाडे, इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की डिस्कवरी कर दी थी, तो राइबोसोम की भी डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद 1954 में जो रामचंद्रन थे, इन्होंने क्या किया था, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन दिया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, अपना वर्क जो था वो पब्लिश किया था किसमें, नेचर नाम की एक बुक होती है, उसमें क्या किया था, पब्लिश किया था। फिर 1954 में ही क्रिक ने अब अपनी क्या करी थी, पीएचडी कंप्लीट कर रही थी। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के मदद से, अगेन एक्सरे की मदद से इन्होंने क्या किया था, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की स्टडी करी थी, ठीक है ना। 1958 की बात करें तो 58 में क्या हुआ था, 58 में मिचेल्सन एंड स्टेहल ने अपना काम किया था। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी इकोलाई के अंदर इन्होंने प्रूव करके दिखाया था, मिचेल्सन एंड स्टेहल इन द ईयर 1958। 1958 में ही एक और साइंटिस्ट थे टेलर, इन्होंने काम किया था वीसिया फेबा पे, वीसिया फेबा विच इज अ यूकैरियोट, तो यूकैरियोट के अंदर इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव किया था। 1960 की बात करें तो 1960 में एक साइंटिस्ट है कैथरीन इशू ने क्या किया था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट यानी एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म को समझाने के लिए इन्होंने फैंसी नाम एंजियोस्पर्म ना यूज करके सीड प्लांट यूज किया था, तो ये एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। फिर 1961 में साइंटिस्ट आते हैं मेल्विन कैल्विन, इन्होंने पूरा पूरा फोटोसिंथेसिस में कैसे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसके पाथ को रिट्रेस किया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सही इस्तेमाल किया था 1961 में। 1962 की बात करें तो तीन साइंटिस्ट थे, वॉटसन, क्रिक और विल्कन्स। वॉटसन, क्रिक और विल्कन्स को नोबेल प्राइज मिला था कब, 1962 में। तो 61 में मेल्विन ने काम किया था, 62 में वॉटसन एंड क्रिक और विल्कन्स, इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब 63 में क्या हुआ था, 63 में हमने हमने क्या खोज लिया था, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पता लगा लिया था कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए इकोलाई क्या करता है, अपने अंदर एक एंजाइम बनाता है। वो एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए को काट देता है और उसका खुद का मेन डीएनए मिथाइलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डीएनए जो रहता है वो बचा रह जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 1969 में विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया, विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन द ईयर 1969 में। फिर 1971 में एमटीपी लीगलाइज हो गई थी, 71 में लीगलाइज हो गई थी, और 1971 में ही टीओ डाइनर ने वायराइड्स की डिस्कवरी करी थी। वायराइड्स को बताया उन्होंने लो मॉलिक्यूलर आरएनए होते हैं, और यहाँ पे हमें कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो वायरसेस डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वायराइड्स जो होते हैं वो आरएनए ही होते हैं, ठीक है। 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सिंगर और निकोलसन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था।
तो 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था। उसके बाद 1972 में ही स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर इन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना। अब उसके बाद 1981 में सबसे पहले हमने डिस्कवर कर लिया था एड्स को, ठीक है ना। एड्स सबसे पहले यूएसए में रिपोर्ट हुआ था इन द ईयर 1981 में, ठीक है ना। और 1983 में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, मूवी भी आई थी 83 रणवीर सिंह की। तो 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने इंसुलिन को बना लिया था लैब के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो इंसुलिन को इकोलाई के अंदर लैब में बनाने वाली कंपनी का क्या नाम था, एली लिली। और प्रोसेस कौन सा यूज किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट 1990 में। तो 1990 में सबसे पहले हमने 8 साल की बच्ची के ऊपर हमने क्लिनिकल जीन थेरेपी किया था, जिसके के द्वारा हमने उसका स्किड, इस बीमारी को ठीक किया था। 1990 में ही हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। तो 1990 में दो चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या हुआ था, क्लिनिकल जीन थेरेपी चालू हुई थी। दूसरा क्या था, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी आया था। अब उसके बाद 1997 में साले गलत काम हुए हैं। 1997 में हमने ट्रांसजेनिक काऊ विच इज रोजी बनाई थी। तो काऊ के अंदर नॉर्मल हमारा मिल्क होता था, तो उसमें हम लोग जानबूझ करके उसको अल्टर करके उसके अंदर बनवाया हमने क्या, अल्फा अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बनाया जो कि ह्यूमन मिल्क में मिलता था। तो उसको हमने काऊ के अंदर बनाया था इन द ईयर 1997। 1997 में ही अमेरिकन जो थे चोचोटे थे, 1997 में ये क्या किए थे, बासमती राइस को लेके चले गए थे और अपना पेटेंट करवा लिया था। तो कोई भी बासमती राइस अगर इस्तेमाल करता तो उसको यूएसए को पैसे देने पड़ते, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है ना। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा जितने इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो।